हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कुमाऊं के चंद्रवंश का इतिहास। तो कुमाऊं के चंद्रवंश के इतिहास में 61 राजा हुए थे जिनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था चंद्र शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था। तो चंद्र शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था जिसके मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, आज हमारा यह तीसरा पार्ट है। और दोस्तों, आज हम लोग देखिए पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ मिक्स तरीके से भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मिक्स तरीके से मतलब जो क्वेश्चन आपके पिछले को छूट गए हैं और जो भी हम लोग कह सकते हैं जिनका कोई टॉपिक ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन वो भी यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे जो बिना टॉपिक के क्वेश्चन से हैं। तो वन लाइनर भी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐड करके चलेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है। और आज ये आपकी अंतिम वीडियो है चंद्रवंश से संबंधित, यानी कि आज हमारा चंद्रवंश समाप्त हो जाएगा। कुमाऊं का चंद्रवंश आज आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे गोरखा शासन। कुमाऊं व गढ़वाल में जिस तरीके से गोरखा शासन स्थापित होता है, इसके बाद हम लोग गोरखा शासन की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है गोरखा शासन, 4 या 5 वीडियो में जहाँ तक है कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 या 6 वीडियो, इससे ऊपर नहीं जाएगा गोरखा शासन। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रवंश की अंतिम वीडियो है आज, और समाज एवं संस्कृति की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। चंद्रवंश की जो समाज एवं संस्कृति रही थी वो कैसी रही थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, चंद्र राजा चंद्रवंशी राजपूत थे। सबसे पहले आपको याद रखना है, चंद्र राजा चंद्रवंशी राजपूत थे। फिर देखिए, चंद्र राजा सूर्य व चंद्रमा को अपना मूल पुरुष मानते थे। क्वेश्चन अगर दोस्तों बने एग्जाम में कि चंद्र राजा अपना मूल पुरुष किसे मानते थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्र राजा सूर्य व चंद्र को अपना मूल पुरुष मानते थे। फिर देखिए, कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना के समय संपूर्ण उत्तर भारत में राजपूत राजाओं का शासन था। अगर हम लोग बात करते हैं भारत के सापेक्ष, मतलब भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर जिस समय चंद्रवंश कुमाऊं में स्थापित होता है, तो पूरे संपूर्ण उत्तर भारत पर राजपूत राजाओं का शासन रहा था। क्योंकि जो मुगल शासक आए थे वो तो काफी बाद में आए थे ना, 1526 ईस्वी में बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जिस समय कुमाऊं में चंद्रवंश स्थापित हुआ था उस समय की, हम लोग बात की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद में तो मुगल वंश आपका स्थापित हो जाएगा और बहुत सारे शासक आएंगे जो मुगल शासकों के समकालीन रहेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं जिस समय चंद्रवंश कुमाऊं में स्थापित हुआ था उस समय की। तो उस समय उत्तर भारत में राजपूत राजाओं का शासन चल रहा था। चलिए ठीक है, और जो चंद्र राजा थे वो भी राजपूत ही थे, पवार राजा थे वो भी राजपूत ही थे। तो इस प्रकार से राजपूतों की शाखा ही कोई राजपूत देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल में क्या हुआ था, कोई शासक आया, राजपूत शासक आया या फिर राजपूत राजकुंवर आया, यहाँ पर आता है, किसी कारणवश यहाँ बस जाता है और यहाँ पर से एक नए वंश की स्थापना कर देता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में वर्तमान में निवास कर रही अधिकांश जातियां बंगाल, बिहार व कन्नौज से आई हुई हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे कि कुमाऊं में हो कनकपाल हो, जैसे कि पवार वंश की स्थापना किसने की थी, कनकपाल ने की थी। वो कहाँ से आया था, बाहर से ही आया था। अब था तो भारत का ही, लेकिन कुमाऊं मतलब गढ़वाल से बाहर से आया था। उसी प्रकार से सोमचंद आता है, झूसी इलाहाबाद से आता है, बाहर से ही आता है, मतलब कि कुमाऊं के क्षेत्र का नहीं था। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो जातियां बसी हुई हैं इस समय, जो जो बाहर वाले क्षेत्र हैं वहां से आकर ही यहाँ पर अधिकांश जातियां बसी हुई हैं। तो बंगाल, बिहार व कन्नौज आपको याद रखना है। कुमाऊं वाले क्षेत्र में वर्तमान में जो निवास कर रही अधिकांश जातियां हैं वो बंगाल, बिहार व कन्नौज से ही आई हुई हैं। फिर देखिए, तमिल क्षेत्र के निवासी भी यहाँ आकर बसे थे। इसका प्रमाण हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए, क्योंकि मापन के लिए प्रयुक्त नाली शब्द आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो नाली शब्द से आप परिचित जरूर होंगे। नाली शब्द है भूमि, भूमि से संबंधित यह शब्द भूमि नहीं है, मापन से संबंधित एक शब्द है, मापन से संबंधित यह एक प्रश्न है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नाली शब्द का प्रयोग किसके लिए, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में नाली जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मापन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, तमिल क्षेत्र के निवासी भी यहाँ आकर बसे थे क्योंकि मापन के लिए प्रयुक्त नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्य में ही मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा बनता है कि उत्तराखंड में मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तमिल साहित्यों में ही सर्वप्रथम नाली शब्द का प्रयोग हमको प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर नाली शब्द उत्तराखंड में प्रयोग हो रहा है तो तमिल क्षेत्र के कुछ लोग भी यहाँ पर आके जरूर बसे होंगे। तो इस प्रकार से कुमाऊं वाले क्षेत्र पर काफ़ी जो बाहर के लोग थे वो भी यहाँ पर आके बसे थे, यानी कि अधिकांश जो वर्तमान में कुमाऊं में यहाँ जातियाँ रह रही हैं वो बाहर से आई हुई हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए, नृविज्ञान के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में मुख्यतः 3 प्रजाति के मानव निवास करते थे। यानी कि नृविज्ञान है, उनके अध्ययन से हमें ये बात पता लगती है कि इस क्षेत्र में मुख्यतः 3 प्रजाति के मानव निवास करते थे। कौन-कौन से करते हैं या करते थे? आर्य जाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति और मिश्रित प्रजाति। जो ये मिश्रित प्रजाति आएगी, जैसे खस है, नाग, किरात, जो आदि जातियाँ उत्तराखंड में स्थापित हुई थी, इनमें जो अनुलोम-विलोम जो विवाह हुए थे, उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान थी, उनको मिश्रित प्रजाति में रखा गया है। तो आर्य जाति होगी, भूमध्य सागरीय प्रजाति होगी और मिश्रित प्रजाति, 3 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर निवास करती थी, ये हमें बताया गया है। फिर देखिए, कुमाऊँ के समाज में ब्राह्मणों के 3 वर्ग मिलते हैं। हालाँकि इन ब्राह्मणों की चर्चा हम आगे भी करेंगे, थोड़ा इनके बारे में हम लोग अभी जानते हैं, देखिए। और इनमें श्रेष्ठम चौथानी ब्राह्मण है। ध्यान रखेंगे, कुमाऊँ के समाज में ब्राह्मणों के 3 वर्ग मिलते हैं, इनमें श्रेष्ठम चौथानी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण मैदानी भागों अथवा डोटी राज्य से यहाँ आकर बसे थे। मतलब कि डायरेक्ट यहीं नहीं आए थे, ये ब्राह्मण जैसे नेपाल गए थे, वहाँ से कहते हैं किसी कारणवश से यहाँ पर आए थे, इनकी नियुक्तियाँ की गई थी, फिर ये ब्राह्मण यहीं के होके रह गए थे। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊँ में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण किसे माना गया है, तो चौथानी ब्राह्मणों को मानते थे। और गढ़वाल में तो जैसे कि सरोला ब्राह्मण थे उस टाइम पे, तो कुमाऊँ में वैसे चौथाने ब्राह्मण हो गए थे। तो कुमाऊँ के समाज में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे और इनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन थे? चौथाने ब्राह्मण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊँ के ब्राह्मणों में तो 3 वर्ग मिले हैं, तो उनमें से श्रेष्ठतम ब्राह्मण किसे माना गया है? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? चौथाने ब्राह्मण को ही श्रेष्ठतम ब्राह्मण माना गया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊँ में जो ओझा ब्राह्मण आए हैं, वो राजस्थान से ही आए हुए हैं। तो ये छोटे-छोटे दोस्तों क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी-कभी एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कुमाऊँ में ओझा ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान से ही ये ब्राह्मण कुमाऊँ में आए हुए हैं। फिर देखिए, कुमाऊँ में अधिकांश जातियाँ राजस्थान से आकर बसी हुई हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कुमाऊँ में अधिकांश जातियाँ कहाँ से आकर बसी हुई हैं? तो अधिकांश जो सर्वाधिक जातियाँ उत्तराखंड में आकर बसी हैं, तो राजस्थान से ही आकर बसी हुई हैं। फिर देखिए, जोशी व पंत नामक ब्राह्मण महाराष्ट्र से यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जोशी एवं पंत ब्राह्मण कहाँ से आए हुए हैं? महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और कुमाऊँ में जो अधिकांश जातियाँ आई हुई हैं, वो कहाँ से आई हैं? राजस्थान से आई हुई हैं। जोशी व पंत नामक ब्राह्मणों का संबंध भी कुमाऊँ वाले क्षेत्र से है, गढ़वाल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम कुमाऊँ वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो कुमाऊँ में जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कहाँ से आए हुए हैं? तो ये आए हुए हैं महाराष्ट्र से ही आए हुए हैं। फिर देखिए, जोशी नामक ब्राह्मणों का प्राचीनतम उल्लेख बत्यूली, जो कि मुवाली पिथौरागढ़ में है, वहाँ से हमको प्राप्त होता है। 1353 ईस्वी में हमको यह ताम्रपत्र प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों बने कि जोशी नामक ब्राह्मणों का कुमाऊँ वाले क्षेत्र पर सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख कब का प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1353 ईस्वी का यह ताम्रपत्र हमको प्राप्त होता है। बत्यूली यानी कि मुवाली पिथौरागढ़ से ये हमको प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, इस समय एड़ी व घुरुड़िया देवता की भी पूजा की जाती थी। ये यहाँ के एक प्राचीनतम देवता थे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एड़ी व घुरुड़िया देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी। देखिए, ये दोनों ही देवता पशुचारकों के द्वारा पूजे जाते थे। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चंद काल में जो एड़ी व घुरुड़िया देवता की पूजा की जाती थी, ये किनके द्वारा पूजे जाते थे? तो आपको तरीका हो जाएगा, ये पशुचारकों के द्वारा पूजे जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे। घुरुड़िया देवता की पूजा ज्येष्ठ महीने में होती है और इसे ग्वाल देवता भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों छोटे-छोटे ये फैक्ट हैं दोस्तों, ये एग्जाम में कभी-कभी बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जो घुरुड़िया देवता है, इनकी पूजा ज्येष्ठ महीने में होती है और इसे ही ग्वाल देवता कहा जाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊँ के चतुर्वर्णीय समाज में ब्राह्मणों के 3 वर्ग हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए, 3 वर्ग कौन-कौन से हमको प्राप्त हुए हैं? चौथानी, जो कि आपको बता चुका हूँ, पंचविड़िया और खस ब्राह्मण। तो ये इस प्रकार से कुमाऊँ के चतुर्वर्णीय समाज में ब्राह्मणों के हमको 3 वर्ग मिलते हैं, चौथानी, पंचविड़िया और खस ब्राह्मण। और इन्हें स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण कहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुमाऊँ के चतुर्वर्णीय समाज में ब्राह्मणों के 3 वर्ग मिले हैं, इन 3 वर्गों को क्या कहा गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इन 3 वर्गों को पितलिया ब्राह्मण कहा गया है। और वो 3 वर्ग में कौन-कौन से ब्राह्मण आते हैं? चौथानी, पंचविड़िया और खस ब्राह्मण। और इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन हो जाएंगे? चौथाने ब्राह्मण को इनमें से सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
फिर देखिए राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर शब्द लिखा मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि किस जगह के ब्राह्मणों के लिए कुमाऊं वाले क्षेत्र पर ताम्रपत्र में ठक्कुर शब्द लिखा हुआ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्रों में ठक्कुर शब्द लिखा मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए ठीक है। फिर देखिए चंदों के समय राज परिवार के लिए कपड़े बुनने का काम राजकूली किया करते थे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिले कि चंदों के समय में राजकूली का क्या कार्य था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राज परिवार के कपड़े बुनने का कार्य राजकूली का ही हुआ करता था चंदों के समय में। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फिर देखिए सुतार, सुधार और सूत्रधार क्या थे? चंदों के समय में सुतार, सुधार और सूत्रधार क्या थे और इनका कार्य क्या था? तो ये मंदिरों के निर्माता व ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को सुतार, सुधार, सूत्रधार भी कहा गया है। कहीं कहीं सुनार भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। सुनार हो, सुतार हो, सुधार हो, सूत्रधार हो, ये एक ही नाम है दोस्तों। इनके अलग अलग मतलब अलग नाम अलग अलग है लेकिन इनका कार्य एक ही है। सुतार, सुधार, सूत्रधार या सुनार, इनका कार्य ताम्रपत्रों या मंदिरों के निर्माता व ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को ही सुतार, सुधार व सूत्रधार या सुनार कहा गया है। सुनार और सुतार तो जो हो जाएंगे हमारे, जैसे वो ताम्रपत्र के उत्कीर्णक थे, सूत्रधार हो गए। तो ये लोग क्या करा करते थे? मंदिरों के निर्माता और ताम्रपत्रों के उत्कीर्णक हुआ करते थे। फिर देखिए इसी समय समस्त जन सामान्य को पौरी 15 बिस्वा कहा जाता था। क्वेश्चन अगर दोस्तों यहाँ बनता है कि चंदों के समय में समस्त जन सामान्य या फिर समस्त प्रजा को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पौरी 15 बिस्वा इस समय समस्त समाज को उस समय कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए मुगलों के प्रभाव के कारण अल्मोड़ा का नाम आलमनगर पड़ा था। तो दोस्तों एग्जाम में ये आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलमनगर किसे कहा गया है? तो आपको क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा को। और ये अल्मोड़ा को आलमनगर क्यों कहा गया है? मुगलों के प्रभाव के कारण ही अल्मोड़ा को आलमनगर कहा गया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुमाऊं के मंदिरों को मठ या मोड़ा कहने का रिवाज बौद्ध प्रभाव से शुरू हुआ। जैसे कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ने भी अपना प्रभाव डाला था और उसी प्रभाव के कारण कुमाऊं के मंदिरों को मठ व मोड़ा कहने का रिवाज शुरू हो गया था। मतलब कि बौद्ध प्रभाव के कारण ही कुमाऊं के मंदिरों को मठ या मोड़ा कहने का रिवाज शुरू हुआ। क्वेश्चन अगर बने कि कुमाऊं के मंदिरों को मठ या मोड़ा कहने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ? तो बौद्ध प्रभाव के कारण ही यह शुरू होता है। फिर देखिए चंद राजा शिव के उपासक थे। देखिए अगर क्वेश्चन बने चंद राजा उपासक थे किस भगवान के उपासक थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शिव के। हालांकि कुछ राजा ऐसे हुए हैं जैसे गरुड़ ज्ञानचंद्र की हम लोग बात करते हैं तो गरुड़ ज्ञानचंद्र विष्णु का उपासक था क्योंकि उसकी उपाधि क्या थी? गरुड़ की उपाधि थी। तो ऐसा कहा जाता है कि वो विष्णु के उपासक थे। हालांकि एक दो राजा ऐसे रहे हैं, बाकी जो भी राजा रहेंगे वो शिव के उपासक ही रहेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुमाऊं के मड़ नामक गांव में एक सुंदर सूर्य मंदिर है। मड़ मतलब कि पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ की सूर्य मूर्ति में सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ में विराजमान है। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र से सूर्यदेव की एक मूर्ति मिलती है जिसमें सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ में विराजमान है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मड़ से ही हमको यह एक मूर्ति मिलती है सूर्य भगवान की जिसमें कि सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ में विराजमान है। कुमाऊं वाले क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ मड़ से। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। मड़ यानी कि जो डीडी हाट वाला क्षेत्र है शायद उस साइड को ये क्षेत्र हमारा पड़ेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए एक हथिया देवाल थल पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण बाज बहादुर चंद्र ने कराया था। हालांकि जब मैं आपको बाज बहादुर चंद्र के बारे में पढ़ा रहा था ये बातें मैं वहां पर कर चुका हूं। चलिए फिर से एक बार जान लेते हैं। देखिए एक हथिया देवाल एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है दोस्तों। ये एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? थल पिथौरागढ़ में। एग्जाम में आपसे दोस्तों थल ऐसे ऑप्शन आपके सामने पिथौरागढ़ नहीं होगा, हो सकता है आपके सामने सिर्फ थल दिया हो। तो आपको याद रखना है एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ में थल में स्थित है और इसका निर्माण बाज बहादुर चंद्र ने करवाया था। देखिए देखिए यहाँ पर मैंने इसका जिक्र क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये एक मंदिर है लेकिन इसका प्रयोग पूजा के लिए नहीं किया जाता। यह मंदिर पूजा के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कहा यह जाता है कि जो यह मंदिर बनाया गया है ये वास्तु शास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है पूजा करने के लिए। इस कारण से इस मंदिर में पूजा नहीं होती है। इस मंदिर का उपयोग सिर्फ जनेऊ संस्कार के लिए होता है। मतलब जो ब्राह्मणों में जो जनेऊ संस्कार होता है उसी ही के लिए इस मंदिर का प्रयोग किया जाता है।
फिर देखिए एक हथिया देवाल की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एक हथिया जो कुमाऊं वाले क्षेत्र पर थल पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल स्थित है, उसकी बनावट किसकी तरह है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एलोरा के कैलाश मंदिरों की तरह ही इसकी बनावट है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे। देखिए भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मार विजय कहा गया है, यह नकुलेश्वर से प्राप्त होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब एग्जाम को जाता ही ज़्यादा ही मतलब जब क्वेश्चंस को घुमा फिरा के जब कभी कभी एग्जाम ऐसा बनता है ना, तो वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये भूमि स्पर्श मुद्रा यानी कि इनकी जो उंगलियां रहेंगी वो भूमि की तरफ रहती हैं इस वाली मुद्रा में। तो भगवान बुद्ध की जो भूमि स्पर्श की मुद्रा हमको प्राप्त हो रही है, जिसको बौद्ध ग्रंथों में मार विजय कहा गया है, ये हमको कुमाऊं वाले क्षेत्र में कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नकुलेश्वर से ये हमको प्राप्त हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हम एक मुद्रा की बात कर रहे हैं, उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा में हमको ये प्राप्त हो रही है, तो यहाँ से थोड़ा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। फिर देखिए चंद राजा शैव संप्रदाय के उपासक थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के अधिक मंदिर बनवाए थे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कुमाऊं के शासकों की, ये लोग शिव के उपासक थे। अगर ये लोग शिव के उपासक थे तो इन्होंने जाहिर सी बात है शिव के मंदिर अधिक बनाए होंगे। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कभी बन जाए कि चंद शासक किस भगवान के उपासक थे, तो मैंने आपको बता ही दिया है शिव के उपासक थे। तो इन्होंने किस भगवान के किस देवता के यहाँ पर मंदिर अत्यधिक बनाए थे? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? शिव के मंदिर उन्होंने यहाँ पर अत्यधिक बनाए हुए थे। जैसे कि चंपावत का नागनाथ मंदिर उन्होंने बनाया था, अल्मोड़ा में रत्नेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर जो थे शिव मंदिर ही थे। तो ये सारे के सारे किसने बनाए थे? ये सारे के सारे चंद शासकों के द्वारा ही बनाए गए थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए तिरुमल चंद ने जागेश्वर के मंदिर बनाए, जो आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित हैं। चंद राजाओं ने काफ़ी सारे दोस्तों मंदिर बनाए थे जो कि शिव से संबंधित थे, और भी अन्य भी मंदिर बनाए थे उन्होंने। तो उत्तराखंड क्षेत्र को वैसे भी देवताओं का स्वर्ग कहा जाता है कि यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो काफ़ी सारे उत्तराखंड के क्षेत्र पर मंदिर हैं। तो और जो भी शासक यहाँ पर आए, चंद हो पवार हो, उन्होंने काफ़ी सारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर मंदिर बनाए हुए थे। फिर देखिए कत्यूरी काल में निर्मित बागेश्वर के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद के द्वारा करवाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये इस मंदिर का निर्माण होता है कत्यूरी काल में। कत्यूरी काल में बागेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण होता है, और उसका जीर्णोद्धार कौन कर रहा है? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद इसका जीर्णोद्धार करता है। इस कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि कत्यूरी काल में निर्मित बागेश्वर के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक ने कराया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी चंद ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये तो हुई थी कुछ समाज और संस्कृति की बातें। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं नेपाल व कुमाऊं के बीच की बातें, मतलब जो नेपाल और कुमाऊं के बीच जो भी बातें थी, संबंध थे, जो भी मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेपाल व कुमाऊं का अति प्राचीन काल से ही गहरा संबंध रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश है नेपाल हमारा, तो वहाँ से गहरा संबंध होना जायज़ सी बात है। नेपाल में बौद्ध धर्म भारत से ही गया था। अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है, वो कहाँ से गया था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म भारत से ही गया था, तथा सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से ही किया था। तो अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं, तो अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से किया था। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाए कि अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के किस राजकुमार से किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजकुमार देवपाल से यह किया गया था। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना गहरे संबंध की, तो इसका उदाहरण मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। जैसे कि अशोक ने देखिए अपनी पुत्री का विवाह ही वहाँ किया था, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गहरा संबंध रहा है नेपाल, और या भारत की बात कर लें या कुमाऊं के क्षेत्र की बात कर लें। फिर देखिए गोरख पहाड़ी कहाँ है? फिर देखिए गोरख पहाड़ी कहाँ है? गोरख पहाड़ी है नेपाल में। इसी पहाड़ी के नाम पर ऐसा कहा जाता है कि जो गोरखा आपको नाम सुनाई देता है, इसी पहाड़ी के नाम पर गोरखा नाम पड़ा था, ऐसा भी कुछ कहानियां हमको सुनाई देती हैं। तो गोरख पहाड़ी आपको याद रखना है, नेपाल में स्थित है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए नेवारी व खसकुरी नेपाली भाषाएं हैं, जिनका प्रभाव देखने व सुनने को कुमाऊं में मिलता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ था कुमाऊं वाले क्षेत्र में 25 वर्ष, और गढ़वाल वाले क्षेत्र में 10.5 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गढ़वाली क्षेत्रों की जो भाषाएं रही थी, उनका काफ़ी प्रभाव कुमाऊं वाले क्षेत्र पर पड़ा हुआ था। जैसे कि कुमाऊं वाला क्षेत्र जो है वो गढ़वाल से, वो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है वो नेपाल से पूरा मतलब अधिकतर हिस्सा नेपाल से मिलता है। उसका पिथौरागढ़ की हम लोग बात करते हैं, पिथौरागढ़ से मिलता है।
उधर यहाँ से चंपावत से मिलता है, उधम सिंह नगर से मिलता है। तो ये जो हमारा सीमावर्ती राज्य आता है तो यहाँ से कुमाऊँ और गढ़वाल में काफ़ी निकटतम संबंध भी बनता है। तो इसी प्रकार से नेवारी व खसकुरी जो नेपाल की भाषाएं हैं जिनका प्रभाव देखने व सुनने को कुमाऊं में मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है कि नेवारी व खसकुरी भाषाएं कहाँ की हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि नेवारी व खसकुरी भाषाएं कहाँ की हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये है नेपाली भाषाएं। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुमाऊं के देवता गोरिल, गोरिल यानी कि गोलू देवता, वर्तमान में तो इनको गोलू देवता के ही नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं के देवता गोरिल का भी मूल निवास नेपाल में ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमाऊं में जो गोलू देवता हैं उनकी काफ़ी मान्यता है और काफ़ी उनको पूजा जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र पे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कुमाऊं के गोरिल देवता का मूल निवास कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल में ही इनका मूल निवास है। फिर देखिए गंगनाथ देवता भी नेपाल से ही कुमाऊं में आए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि गंगनाथ देवता उत्तराखंड वाले क्षेत्र में गंगनाथ देवता की काफ़ी पूजा की जाती है। तो गंगनाथ देवता भी नेपाल से ही कुमाऊं में आए हुए थे। और देखिए प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद भी नेपाल का ही था। तो देखिए नेपाल से आ रहे हैं गोरिल देवता, मतलब इनका मूल निवास नेपाल में ही रहेगा। गंगनाथ देवता के भी मूल निवास नेपाल में ही रहेगा। फकीर गोपीचंद, प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद भी नेपाल का ही था। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए छुरमुल, कलसेन, कटारमल, एड़ी, सैम देवताओं का भी मूल नेपाल ही है। ये चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी है। नेपाल से ही हो सकता है देवता यहाँ लाए गए हो, या फिर नेपाल से ही वो लोग, उनका जब मूल उनका यहाँ हो लेकिन बाद में वो लोग यहाँ आ गए हो। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे ये आपको याद रखने फैक्ट हैं छोटे छोटे, ये आपको छोड़ने नहीं है। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में कि छुरमुल, कलसेन, कटारमल, एड़ी, सैम देवताओं का मूल निवास कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल में। फिर देखिए कुमाऊं में घास के लिए डोके की प्रथा महत्वपूर्ण है। कुमाऊं में घास के लिए डोके की प्रथा भी नेपाल से आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं में जो घास के लिए डोके की प्रथा है वो कुमाऊं में कहाँ से आई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल से ही आई है। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है डोके की प्रथा का संबंध किससे है, घास से ही इसका संबंध है। चलिए ठीक है। फिर देखिए राई जाति की बहादुरी से प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गोरखा राजाओं ने किनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राई जाति को इन्होंने सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कल्याण चंद्र चतुर्थ पारिवारिक कलह के चलते कुमाऊं से भागकर नेपाल आ गया था, जिसे बाद में अनूप सिंह तड़ागी कुमाऊं में लाया तथा राजा बनाया। मैंने आपसे कहा ना हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो मिक्स क्वेश्चन आपके आने शुरू हो गए हैं। देखिए कल्याण चंद्र चतुर्थ जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको ये बताया था कि उस समय इसको नेपाल से लेके यहाँ पर लाया गया था। तो ये क्या हुआ था, उसमें चंदों के जो दरबार में उसमें पारिवारिक षड्यंत्र चल रहे थे, तो कल्याण चंद वहाँ से भाग जाता है और नेपाल पहुँच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कुमाऊं वाले क्षेत्रों पर जो राजा रहते हैं उनकी हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है और कुमाऊं में कोई ऐसा शासक बसता नहीं है जो योग्य हो। तो फिर देखिए वहाँ पर ऐसी खोज होती है कि कोई वारिस ढूंढा जाए जो कि चंद्र की गद्दी पर बैठ सके और चंद्र शासन को चला सके। तो अनूप सिंह तड़ागी क्या होता है, वो कल्याण सिंह चतुर्थ को ढूंढता है और कुमाऊं में लाता है और इसको राजा बनाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मैंने इसलिए लिख रखा है अनूप सिंह तड़ागी, यहाँ पर नाम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनेगा कल्याण चंद चतुर्थ को नेपाल से कुमाऊं कौन लाया तथा उसे राजा बनाया, तो आपका उधर क्या हो जाएगा, अनूप सिंह तड़ागी उसको कुमाऊं लाता है और राजा की गद्दी पर बैठालता है। फिर देखिए सीरा में मल्ल, सौर में बम, चंपावत में चल्ल वह सिंह नामांत राजकुमारों का मूल स्थान नेपाली था। ये मल्ल हो गया, बम हो गया, चल्ल हो गया, सिंह हो गया, ये जितने भी नामांत राजकुमारों ने जैसे कि सीरावाड़ी क्षेत्र पर राज्य किया था, पिथौरागढ़ की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो हमारे क्षेत्र आते हैं, सौर हो गया, सीरा हो गया, यहाँ पर जो नेपाल और कुमाऊं के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर नेपाल के जो राजकुमार थे उन्होंने शासन किया था। तो ये राजकुमार, ये मतलब जो भी राजकुमार थे, इन राजकुमार का मूल निवास कहाँ रहेगा, नेपाल में ही रहेगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन अगर बने कि मल्ल हो गए, बम हो गए और चल्ल व सिंह जो राजकुमार थे, इन राजकुमारों का मूल स्थान कहाँ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल में ही इन राजकुमारों का मूल निवास स्थान था। फिर देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1191 का अशोक चल्ल का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि अशोक चल्ल गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसका है। पहली बात तो ये हो जाएगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अशोक चल्ल का। और कब का है, 1191 ईस्वी का।
फिर देखिए कुमाऊं में हिल यात्रा, देव यात्रा, मकर संक्रांति, घुरूड़िया, घीतयार, ओल्गा, हरेला, ये सब नेपाली रीति रिवाज के ही पर्व हैं। तो नेपाली रीति रिवाज से काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब क्या हुआ, गोरखे जब यहाँ पर आए थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें परिवर्तित की थी। हम कहते हैं ना, अगर समाज में कोई व्यक्ति किसी चीज़ को शुरू करता है तो वो काफ़ी समय तक चलती आती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग देखिए उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं संविधान में, जैसे अंग्रेजी का जो प्रावधान किया गया था प्रारंभ में 10-15 वर्षों के लिए किया गया था। बाद में ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, देखिए आज भी हमारे ऊपर लादा ही जा रहा है इंग्लिश को, क्योंकि ये एक उसमें प्रावधान ये था कि कुछ समय के लिए ही इसको लागू किया जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ था, गोरखा आते हैं, हिल यात्रा, देव यात्रा, मकर संक्रांति का भी त्योहार उन्होंने यहाँ पर मनाना शुरू किया था, जो कि बाद में एक परंपरा जैसी बन गई। तो वही रीति रिवाज आज भी चलते हुए आ रहे हैं। फिर देखिए लखूली बिराली लक्ष्मीचंद को कहा गया है। ये वैसे मैं लक्ष्मीचंद वाले चैप्टर में छूट गया था, इसको आपको नोट कर लेना है। लखूली बिराली किसे कहा गया है? लक्ष्मीचंद को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुमाऊं दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के साथ, दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के साथ कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं के संबंधों का पता सिक्कों से चलता है। मतलब जो हमको कुमाऊं में जो सिक्के प्राप्त होते हैं, उन सिक्कों से हमको पता चलता है दिल्ली के सुल्तान एवं मुगल बादशाहों व चंद्रवंशी राजाओं के संबंधों का। कुमाऊं में ये आज भी हमको मिलते हैं। क्या ये कुमाऊं में आज भी हमको ये सिक्के मिलते हैं, जिनमें उत्कीर्ण लिपि पर्शियन है, जो खरोष्टी लिपि की भांति दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कुमाऊं शासकों के जो संबंध थे मुगल बादशाहों से, दिल्ली के सुल्तानों से, तो उसकी हमको जानकारी मिलती है। जो भी सिक्के जारी किए गए होंगे मुगल शासकों के द्वारा जो कुमाऊं में चलते थे, उनमें उनमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई होंगी जिनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये संबंध उसमें बने हुए थे। और जो हमको ये सिक्के उस समय के प्राप्त होते हैं, ये पर्शियन लिपि में हमको प्राप्त होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो पर्शियन लिपि है, ये खरोष्टी लिपि की भांति ही दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पर्शियन लिपि कैसे पढ़ी जाती है? दाएं से बाएं ये पढ़ी जाती है। और जो हमको ये संबंधों का पता चल रहा है, सिक्कों से पता चल रहा है मुगल बादशाहों और चंद्र राजाओं का, और ये जो सिक्के प्राप्त होते हैं ये हमको पर्शियन लिपि में प्राप्त होते हैं। फिर देखिए अवध के नवाब मंसूर अली खां के सिक्कों को कुमाऊं में रोहिलाओं के द्वारा लाया गया था। मतलब जब कुमाऊं में रोहिलाओं द्वारा आक्रमण किया गया था, तो अवध के नवाब मंसूर अली के सिक्कों को रोहिलाओं के द्वारा ही कुमाऊं वाले क्षेत्रों पर लाया गया था। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं वाले क्षेत्र पर अवध के नवाब मंसूर अली के सिक्कों को किसके द्वारा लाया गया? तो आपका तरीका हो जाएगा रोहिलाओं के द्वारा ही यहाँ पर लाया गया था। फिर देखिए सन 1982 में गंगोली हाट के कालिंका मंदिर के पास जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन्हें लखनऊ म्यूजियम में रखा गया है। देखिए जो हमको ये सिक्के प्राप्त हुए हैं ना, अलग अलग राजाओं के प्राप्त हुए हैं, और 300 सिक्के हमको ये प्राप्त हुए हैं। और ये कहा गया है कि ये दिल्ली के सुल्तान व मुगलों के सिक्के थे। अलग अलग राजाओं के अलग अलग सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। जो हमको 300 सिक्के प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? गंगोली हाट से मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1982 में मिलते हैं। और ये सिक्के किनके हैं? ये सिक्के दिल्ली के सुल्तानों व मुगलों के ये सिक्के प्राप्त होते हैं। और इन सिक्कों को वर्तमान में कहाँ रखा गया है? इन सिक्कों को वर्तमान में लखनऊ म्यूजियम में रखा गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए चंदों के राज्य में दिल्ली के सिक्के प्रचलित थे। ये महत्वपूर्ण है कि चंदों के राज्य में किनके सिक्के प्रचलित थे? तो आपको तरीका हो जाएगा दिल्ली के सुल्तानों कह सकते हैं, या दिल्ली के मुगल बादशाहों के कह सकते हैं। तो इस प्रकार से चंदों के समय में दिल्ली के सिक्के ही प्रचलित थे। फिर देखिए दीपचंद को गूंगा शासक कहा गया है। तो ये भी मैंने दीपचंद के समय आपको नहीं पढ़ाया था, तो आप यहाँ पर से नोट कर लेंगे। किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा गया है? तो आपका तरीका हो जाएगा दीपचंद को गूंगा शासक कहा गया है। देखिए चंदों के समय में हमको ये जानकारी कहीं से देखो हमको प्राप्त नहीं हो रही, किसी ने सिक्के जारी किए हो, बहुत हमको कम जानकारी मिलती है। लेकिन वही हम लोग गढ़वाल में अगर हम लोग चलते हैं परमार वंश में, तो हमने वहाँ पढ़ा था फतेहपति शाह और प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह ने वहाँ सिक्के ढाले थे। लेकिन कुमाऊं वाले क्षेत्र पर हमको इस चीज़ का अभाव मिलता है। और कुमाऊं वाले क्षेत्र पर देखिए दिल्ली के सिक्के ही हमको प्रचलित मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको समझना है। फिर देखिए किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा गया है? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? दीपचंद को गूंगा शासक कहा गया है। फिर देखिए नैल पोखर किला बालो कल्याण चंद ने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नैल पोखर किला किसने बनाया था? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? बालो कल्याण चंद ने ही नैल पोखर किला बनाया था। और देखिए कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा गया है? तो आपको तरीका हो जाएगा शिवदेव जोशी को। शिवदेव जोशी को ही कुमाऊं का बैरम खां कहा गया है। शिवदेव जोशी का जो पुत्र रहेगा हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, इसी हर्षदेव जोशी ने
कुमाऊं में गोरखों को आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। इसी हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल में गोरखों को आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। इसी हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर अंग्रेजों को आमंत्रण करने का निमंत्रण दिया था। मतलब हर्षदेव जोशी के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले गोरखाओं वाले चैप्टर में, इस चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो अभी आप इतना से जान लीजिए, शिवदेव जोशी का जो पुत्र रहेगा वो रहेगा हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षदेव जोशी के पिता का क्या नाम था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शिवदेव जोशी। अब देखिए कुमाऊं का बैरम खां कहा गया है शिवदेव जोशी को, और यही शिवदेव जोशी दीपचंद का संरक्षक भी था। क्वेश्चन बन सकता है दीपचंद का संरक्षक कौन था, शिवदेव जोशी, या फिर कुमाऊं का बैरम खां शिवदेव जोशी। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुमाऊं के शासक मोहन चंद ने नागा बाबाओं की फौज तैयार की थी। ये क्वेश्चन कुछ छूटे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखिए कुमाऊं के शासक मोहन चंद ने नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं के किस शासक ने नागा बाबाओं की फौज तैयार की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन चंद। फिर देखिए मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शिवचंद को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शिवचंद। चलिए ठीक है। फिर देखिए इंद्रचंद ने चीन की राजकन्या से विवाह किया था। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसने चीन की राजकन्या से विवाह किया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस चंद शासक ने चीन की राजकन्या से विवाह किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्रचंद ने। देखिए इंद्रचंद के ये देखिए चीन कैसे पहुंच गया। देखिए जैसे कि मैंने आपको इंद्रचंद पढ़ा रखा है, तो मैंने आपको वहां से ये बताया कि इंद्रचंद ने अपने राज्य में रेशम का कारखाना लगाया था। अब ये रेशम उस समय कहाँ से मंगाया जाता था, चीन से हो, नेपाल से हो, वहीं से मंगाया जाता था। तो कुछ संबंध भी वहाँ इसके बन गए होंगे, तो वहीं पर इसने चीन की राजकन्या से विवाह किया था। तो महत्वपूर्ण है किस चंद शासक ने चीन की राजकन्या से विवाह किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्रचंद ने। तो दोस्तों आपका चंद्रवंश हो गया है खत्म। आपका चंद्रवंश की करीब 12-13 वीडियो में हमने चंद्रवंश कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग आगे शुरू करेंगे गोरखा राज्य। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम शुरू करेंगे गोरखा शासन उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल वाले क्षेत्र पर। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और अगर कुछ पूछना होता है तो आपको कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। वीडियो लाइक को पसंद कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती तो आपको दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।